तो हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई है तो अब फटाफट से वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मिठाइयां खा ली, बहुत ज्यादा अपना समय जो है वो स्पेंड कर लिया फटाके चलाने में, इन सारी चीजों में, ठीक है। तो चलो अब ज्यादातर टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो है कल की वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ के गए थे उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको एक ट्रुबुलेंट टाइम करके एक हेडिंग थी उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसका लास्ट टॉपिक ये था कि जो सार ने कहीं ना कहीं एक ड्यूमा या फिर कहीं एक पार्लियामेंट क्रिएट किया, ठीक है, उसकी परमिशन दी, पर उसने उस पार्लियामेंट को जल्दी से जल्दी डिसमिस कर दिया, 75 डेज में भी डिसमिस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अगले 3 महीनों में जब उसने दूसरा ड्यूमा बनाया तो उसमें कहीं ना कहीं उसने किसको फिल कर दिया था, कंजर्वेटिव्स को उसमें फिल कर दिया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं लिबरल्स और रेडिकल्स को उसने क्या, सॉरी, लिबरल्स और नेशनलिस्ट्स को उसने क्या रखा था, उस ड्यूमा से बाहर रखा था, ठीक है। ये हम पिछली वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट करके गए थे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा आपका कहां से, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर से, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका रशियन एम्पायर पर क्या इफेक्ट पड़ा वो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज फटाफट से, ये तो आपको पता ही होगा कि 1914 में जो है वो वॉर स्टार्ट हुआ दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच में, ठीक है। अलायंस का मतलब होता है बेटा ग्रुप, ठीक है। अब ये समझो कि किस किस के बीच में, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, सेंट्रल पावर्स, ये सब क्या थी, एक साइड थी, ठीक है। दूसरी साइड कौन था, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, बाद में इटली और रोमानिया उसमें ऐड हो गए। तो इन दो अलायंसेस के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first world war. और दो सभी देश जो है वो कहीं ना कहीं पावरफुल थे, ठीक है, कहीं ना कहीं एम्पायर टाइप से थे। तो जो है ये जो युद्ध है वो ये जो बैटल है, ये जो वॉर है वो यूरोप में भी लड़ा जा रहा था और यूरोप से बाहर भी लड़ा जा रहा था, ठीक है। और इसी को नाम रखा गया है क्या, दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसी का नाम रखा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब रशिया में क्या हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा कि इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड सार निकोलस सेकंड, ठीक है। ये जो वॉर है ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एज द वॉर कंटिन्यूड दो द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। ड्यूमा बनाया इसलिए गया था कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी डिसीजन लेता है सार, ठीक है, तो उस डिसीजन को ड्यूमा के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए। पर जैसे जैसे वॉर चल रहा था सार ने ड्यूमा के साथ कंसल्ट करना बंद कर दिया। उसने कहा नहीं, हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। सपोर्ट वर देन एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रन हाई। अब एक साइड जर्मनी था तो इसलिए ये जो रशिया के लोग थे वो कहीं ना कहीं ये कहिए जो सार था वो जर्मन के खिलाफ था, ठीक है। इसीलिए उसने सबसे पहले एक जो सेंट पीटर्सबर्ग करके नेम था, जर्मन नेम था, उसको चेंज करके क्या नाम रख दिया, पेट्रोग्रेड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना। इसके बाद द सारियन अलेक्जेंडर्स जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रेस्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, ठीक है। इसके बाद जो सारियन अलेक्जेंडर थे उसके जो गलत सलाहकार थे उनके साथ साथ एक जो मॉन्क थे जिनका नाम था रेस्पुटिन, इन लोगों ने ऑटोक्रेसी को क्या कर दिया था, पूरी तरीके से बदनाम कर दिया था। क्लियर। आगे आ जाओ कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका ईस्ट में अलग इंपैक्ट चल रहा था और वेस्टर्न साइड जो लड़ाई हो रही थी उसका अलग इंपैक्ट चल रहा था। जैसे देखो कि इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। आर्मी जो है ईस्टर्न साइड जो घाटियां थी, जो खाइयां थी या फिर घाटियां कहें तो उन घाटियों से लड़ाई कर रही थी, ठीक है, फ्रांस के साथ। इन द ईस्ट आर्मीज मूव द गुड डील एंड फॉट बेटर लीविंग लार्ज कैजुअलिटी। और जबकि ईस्ट में जो लड़ाई चल रही थी उसमें आर्मी जो है वो अच्छा कर रही थी, पर जो बैटल है वो ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए थे तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज कर रही थी। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोलराइजिंग। और यहाँ रशियन आर्मी की जब हार होती जा रही थी तो कहीं ना कहीं इससे रशियन आर्मी का जो मोरल है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा था। रशियाज आर्मीज लॉस्ट badly in Germany and Austria between 1914
एंड 1916। ये पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं आप कि जो रशियन आर्मी थी उसकी कहीं ना कहीं जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में 1914 से लेके 1916 के बीच में बहुत बुरी तरीके से हार हुई। ठीक है, इसके साथ साथ लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917 और 1917 तक आते आते लगभग 70 लाख पीपल जो है वो मारे गए थे। इसके साथ साथ रशियन आर्मी ने क्या किया कि जब वो वापस आ रहे थे द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड। अब जब रशिया वो पॉइंट्स हारते जा रहा था तो जब रशियन आर्मी वापस आई तो उसने क्या किया कि वहां की क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। मोटिव ये था कि अगर हम ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जो हमारा दुश्मन है, मतलब जिससे हम बैटल हार गए हैं, उस क्या करेगा, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लगभग 30 लाख जो है वो एज अ रेफ्यूजी आ गए कहां पर, रशिया में। ठीक है, द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द साथ सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। ऐसा वॉर जिसमें 70 लाख लोगों की मौत हो जाए, क्रॉप्स और बिल्डिंग्स तबाह हो जाए, ठीक है, 30 लाख लोग एज अ रिफ्यूजी आ जाए, तो कहीं ना कहीं वहां के सोल्जर्स ने कहा कि सर ऐसा बैटल अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इसके आगे क्या हुआ, तो आगे देखो कि द वॉर ऑल्सो हैड अ सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। यहां तो ये आर्मी की बात हो गई। वॉर ने इंडस्ट्रीज, वैसे भी रशिया में बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, पर इस वॉर ने उस पर और ज्यादा इम्पैक्ट कर दिया। इम्पैक्ट क्या कर दिया कि रशियाज ऑन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। पहले बात तो रशिया में वैसे ही कई सारी इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। इसके साथ साथ जब ये बैटल हो गया, ठीक है, तो जर्मनी का बाल्टिक सी पे कब्जा होने के साथ साथ क्या हुआ कि रशिया में जो गुड्स की सप्लाई की जाती थी वो सप्लाई कहीं ना कहीं बंद हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो है वो और तेजी से क्या होने लगी, खराब, बंद होने लगी। ठीक है, रशिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल बंद हो गई। क्लियर, यहां देखो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। सबसे पहले रशियन इंडस्ट्रीज ही बंद होना शुरू हो गई। ये डिसइंटीग्रेटेड इक्विपमेंट, डिसइंटीग्रेटेड मतलब कि वहां सबसे पहले इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई। 1916 तक रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। जब रेलवे कुछ चल ही नहीं पा रहा था, कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, तो रेलवे भी उनका बंद होता चला जा रहा था। इसके साथ साथ एविल बॉडीज men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshop producing essentials were shut down. और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब बैटल चल रहा था, जब वॉर चल रहा था, तो उस वॉर में क्या हो रहा था कि जो अच्छे शरीर के लड़के थे, मतलब जो अच्छे लंबे और ये हेल्दी लड़के थे, उनको बैटल करने के लिए, मतलब वॉर में लड़ने के लिए बुलाया गया। और उस वॉर में लड़ने की वजह से जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी, ठीक है, जो इसेंशियल सामान, मतलब देखो कई बार क्या होता है कि एक बड़ी फैक्ट्री से सामान बन के आए तो ठीक है, पर अगर छोटी छोटी दुकानों पर भी सामान बन रहा है और वो सेल किया जा रहा है तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब उन लड़कों को वहां पे बुला दिया गया तो ये जो छोटे छोटे शॉप्स थी ये सब बंद हो गई। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वर सेंट टू फीड द आर्मी। और ज्यादातर अनाज जो है वो आर्मी को भेजा जाता था उनको खिलाने के लिए। ठीक है, फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। और इस वजह से जब सारा अनाज वहां पर जाने लगा, मतलब मैक्सिमम पोर्शन जब वहां पे जाने लगा, तो कहीं ना कहीं शहरों में आटे की या फिर कहीं रोटी की जो है वो शॉर्टेज आना शुरू हो गई। इसके साथ साथ विंटर 1916 तक आते आते आपको ब्रेड शॉप्स पर जो है, एक सेकेंड, आपको ब्रेड शॉप्स पर कहीं ना कहीं आपको क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, रायोट्स, दंगे होते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट थे। ये जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसके ये इम्पैक्ट पड़े कि सोल्जर्स के ऊपर भी इफेक्ट आया और कहीं ना कहीं वहां की जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी उसके ऊपर भी ये इफेक्ट आया। ठीक है, चलो इसके आगे आ जाओ फटाफट से। तो आगे देखो क्या हुआ। अब देखो, अब जो रशियन रिवॉल्यूशन है वो यहां से हम कहेंगे कि शुरू होने वाला था।
ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन प्लस अक्टूबर रिवॉल्यूशन दोनों मिलाएंगे तब जाके ये पूरा कंप्लीट बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फरवरी में जो हुआ स्टार्ट उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पेट्रोग्राड, द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, जिसका नाम पहले सेंट पीटर्सबर्ग था उसको चेंज करके क्या किया गया, पेट्रोग्राड, ठीक है। अब यहाँ पर फरवरी में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जिसने कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पैक्ट डाला, ठीक है। वो इम्पैक्ट क्या था, उससे चेंजेस क्या आए, ठीक है। सार की ऑटोक्रेसी रही या वो खत्म हो गई, क्या इम्पैक्ट हुए वो इस टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ कि इन द विंटर ऑफ 1970 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीन। 1917 की विंटर में आते आते देखा जाए तो पेट्रोग्राड में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, ठीक है। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फसाइज डिवीजन अमंग इट्स पीपल। ये मान लो, सपोज करो बेटा कि ये पेट्रोग्राड है, ठीक है। ये क्या है, पेट्रोग्राड है, पर इसमें ही जो है वो पोर्शन डिवाइड कर दिया गया। कैसे, समझो यहाँ पर कि द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। मान लीजिए ये नेवा है, ये नेवा रिवर है, तो ये सपोज कीजिए ये नेवा रिवर है, तो इसकी साइड जो लेबर्स थी, ठीक है, उनके क्वार्टर यहीं पर थे। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज थी वो सारी चीजें इसी साइड थी, ठीक है। सारी चीजों राइट साइड में हो गई। इसके बाद ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज, द विंटर पैलेस, द ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। और लेफ्ट साइड देखोगे तो आपको यहाँ विंटर पैलेस मिल जाएगा, ड्यूमा मीटिंग का पैलेस मिल जाएगा। मतलब ये एरिया ज्यादा अच्छा था, अगर मैं शुद्ध भाषा में बताऊं तो ये ज्यादा अच्छा था, और इस तरफ के एरिया की स्थिति जो थी वो कहीं ना कहीं खराब थी। क्लियर। इन फरवरी 1970 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। 1917 तक आते आते इस तरफ कहीं ना कहीं खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, ठीक है। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। और इसके साथ साथ जो सर्दी थी वो बहुत कड़ाके की थी, इतनी ज्यादा थी, और बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही थी, धुंध बहुत ज्यादा फैली हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट तो हो गया इनकी फूड शॉर्टेज के लिए। इसके अलावा ये तो वर्कर्स की बात हो गई, कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल उथल पुथल भी उस समय चल रही थी। पॉलिटिकल क्या था कि पार्लियामेंट्रीज विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड टू सार डिजायर टू रिजॉल्व द ड्यूमा, ठीक है। एक तरफ तो यहाँ फूड शॉर्टेज चल रही थी, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि जो सार था, वो जो ये वाला ड्यूमा उसने बनाया था, वो इसको क्या करने की फिराक में था, डिसमिस करने की फिराक में था। और जो लोग इलेक्टेड होकर आए थे, जो पार्लियामेंट्रीज, वो ये चाहते थे कि इस ये वाला जो ड्यूमा है ये कैंसिल ना हो या ये डिसमिस ना हो। मतलब एक खाने की शॉर्टेज और दूसरा पॉलिटिकल उथल पुथल, दोनों चीजें एक साथ चल रही थी, ठीक है। आगे ऑन फरवरी 2022, ठीक है, याद रखना डेट, क्योंकि इस डेट को कुछ इंपोर्टेंट भी हुआ था, ठीक है। सबसे पहले देखो, ऑन फरवरी 2022 अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। अब ये जो राइट साइड जो था नेवा रिवर के राइट बैंक में जो लेबर्स थी, फैक्ट्रीज थी, वर्कर्स थे, वहां एक फैक्ट्री में क्या हो गया, लॉकआउट हो गया, ठीक है। जब वहां लॉकआउट हुआ तो द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी। अगले ही दिन लगभग 50 वर्कर्स के 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, ठीक है। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। और जो स्ट्राइक बनाई मतलब की गई थी इस बार, वो इस बार किसके द्वारा की गई थी, वुमेन्स के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, वुमेन के द्वारा, ठीक है। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे। और इसीलिए इस दिन को हम किस नाम से भी बुलाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। ये नाम जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट रखना कि जो वर्कर्स थे वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, यहां से अब जा रहे थे इस तरफ, ठीक है। और जगह कौन सी थी, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, ठीक है। At this stage, no political party was actively organizing the movement. और इस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं था, सिंपली वर्कर्स जो है उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू।
अब जब ये सारे वर्कर्स जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ चले गए, ठीक है, तो जब वो इस साइड गए तो यहाँ जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी ना, ये अच्छी अच्छी जो ये जो पॉश एरिया था, जब वर्कर्स ने इसको घेर लिया चारों तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, मतलब पुलिस वगैरह बुला ली, आर्मी वगैरह बुला ली। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25th। और इस वजह से जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो उस दिन तो शांति से चले गए, ठीक है, शाम को चले गए, बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। पर वो 24 फरवरी और 25 फरवरी को वापस फिर से आए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप आई ऑन देम। और आफ्टर दिस, इस वजह से पुलिस को उन्होंने, गवर्नमेंट ने किसको बुला लिया, आर्मी को बुला लिया और कैवलरी को बुला लिया कि आप आ जाइए और इन लोगों पर नजर बना के रखिए, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लियर? आगे, ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। अब सबसे पहले सार ने जो ये कहते हैं ना कि एक चिंगारी लगाने वाली बात होती है ना, वो चिंगारी लगाई कब? 25 फरवरी को, ठीक है। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, जो ड्यूमा बना हुआ था उसको खारिज कर दिया। अब जो पॉलिटिशियंस इलेक्टेड होके यहाँ पर आए थे वो इस चीज का विरोध करना शुरू कर देते। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। जो लोग पार्लियामेंट्रीज, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि ये ड्यूमा डिसमिस हो, ठीक है, तो उन्हीं पार्लियामेंट्रीज ने या उन्हीं पॉलिटिशियंस ने क्या किया कि ये जो ड्यूमा सस्पेंड हुआ है इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। और अब जो प्रदर्शनकारी थे, जो पहले शांतिपूर्वक चल रहे थे, अब वो थोड़ा सा भड़क चुके थे, ठीक है, और 26 को फिर से वो वापस से आने लगे। ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर वर ransacked, the street thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। 27 को फिर उन लोगों ने पुलिस वगैरह हेडक्वार्टर्स को हटा दिया। इसके साथ साथ बाद में अगले जो गलियां थी या ये कहो जो स्ट्रीट्स थी, उसमें जो है सभी लोग, जो जितने भी लोग थे, वो स्लोगन्स गा रहे थे, ठीक है, वो नारे लगा रहे थे। और नारे लगाने में उन्होंने डिमांड जो रखी वो यही रखी कि हमें खाने के लिए अच्छा मिले, हमारी सैलरी अच्छी हो, हमारे काम करने के जो घंटे हो, जो 16-16, 18-18 घंटे काम चल रहा था, 15 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, ये सब खत्म हो जाए, ठीक है, मतलब जो जायज हावर्स है वो रखे और डेमोक्रेसी आ जाए, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। अब गवर्नमेंट ने सोचा, जो सार वगैरह थे, इन लोगों ने ये सोचा कि चलो अब इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, कैवलरीज को बुला लिया, जो घुड़सवार होते हैं ना, बंदूक टांगे रहते हैं, उन लोगों को बुला दिया, ठीक है। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। पर इस बार, पहले ब्लडी संडे वाले दिन उन लोगों ने गोलीबारी कर दी थी, पर इस बार जो है उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इन लोगों पर फायरिंग नहीं करेंगे। रीजन क्या था कि एन ऑफिसर एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटेंट वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ठीक है। सबसे पहला रीजन ये था कि एक ऑफिसर को क्या किया गया था, गोली मार दी गई थी रेजिमेंट में, ठीक है। इसके अलावा जो 3 अदर रेजिमेंट्स थी उन लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं अब हम इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, कैवलरीज, ठीक है, आर्मीज उनको ज्वाइन करना चाहती थी इस वजह से, क्योंकि आर्मी परेशान थी वर्ल्ड वॉर की वजह से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम इन वर्कर्स के ऊपर गोलीबारी नहीं करेंगे, ठीक है। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met। और उसी शाम को 27 की शाम को ये सभी लोग मिलते हैं, ठीक है, सोल्जर्स और वर्कर्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सोवियत या फिर आप कहिए काउंसिल ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाते हैं उसी सेम बिल्डिंग में जहां पर ड्यूमा मिला करता था। और इसका उन्होंने नाम क्या रखा, पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है, क्या नाम रखा, पेट्रोग्रेड सोवियत। अब यहां से चेंज एक आया, चेंज क्या आया कि द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार,
कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स गए सार के पास, ठीक है। मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट, मिलिट्री कमांडर जो थे, ठीक है, कमांडर्स जो थे, उन्होंने सार को ये एडवाइस दी कि आप अब अपने पद से जहां आप बैठे अब आपको यहां से हट जाना चाहिए, ठीक है। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेट ऑन 2 मार्च, ठीक है, उसने उन लोगों की एडवाइस को माना, एक्सेप्ट किया और 2 मार्च को अपने पद से हट गया वो। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। ये पॉइंट जो है इसको हाईलाइट रखना कि ये जो सोवियत बनाया गया था और ये जो डूमा में लीडर्स थे पहले से, इन दोनों लोगों ने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली, ठीक है। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई उन्होंने किस लिए, देश को चलाने के लिए। किस किस ने मिलके, सोवियत लीडर्स, ये जो बनाई गई थी सोवियत ऊपर, उनमें से कुछ लीडर्स ने, उनके लीडर्स ने और ड्यूमा लीडर्स ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। मेन फोकस ये था कि अब हम गवर्नमेंट को रन करेंगे या फिर अब हम कंट्री को रन करेंगे। क्लियर। रशिया's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage, ठीक है। और अब यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट रखा कि अब रशिया का जो फ्यूचर होगा, ये कहें कि रशिया में अब आगे आने वाली जितनी पॉलिटिकल लीडर्स का सिलेक्शन होगा वो वोटिंग के थ्रू होगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ठीक है, जो सारे डिसीजंस लेगी। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स जो लोग बनेंगे वो किस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के थ्रू बनेंगे, मतलब वोटिंग के थ्रू बनेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी का वैसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फरवरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917, ठीक है। ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी, इसने जो पूरा रिवॉल्यूशन किया फरवरी में, ठीक है, ये जो लोग थे सोल्जर्स और ये वर्कर्स, इन लोगों ने मिलकर जो पूरा रिवॉल्यूशन किया, उस रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं फरवरी 1917 में रशिया में जो है वो मोनार्की आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। मोनार्की आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ गए। सो दैट्स द पॉइंट। ये पॉइंट जो था फरवरी रिवॉल्यूशन का पूरा इम्पैक्ट आपको जो देखने के लिए मिला वो आपको ये मिला कि फरवरी रिवॉल्यूशन की वजह से वर्कर्स और आर्मी के कंबाइन होने की वजह से क्या हुआ कि मोनार्की वहां पर खत्म हो गई, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज की वीडियो में जो है हमने फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़ा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा और उसका रशियन एम्पायर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसके आगे का टॉपिक जो है वो आप पढ़ के रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।